हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है जब फर्म अपना आउटपुट एक्सपैंड करती है तो उसको एक फायदा मिलता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू द एडवांटेज व्हिच ऑकर टू फर्म व्हेन इट एक्सपैंड इट्स आउटपुट। यानी जब वो अपने आउटपुट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है तो उसको एक एडवांटेज मिलता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है जब फर्म अपना आउटपुट एक ऑप्टिमम लेवल के बाद भी बढ़ा रहा है तो उसको एक डिसएडवांटेज हासिल होती है, उसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी it refers to the advantage which occur to firm when it expanded its output beyond optimal level of output। यानी जो फर्म की एक ऑप्टिमम लेवल होती है उसके बाद भी अगर फर्म अपना आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो उसको एक डिसएडवांटेज हासिल होती है, यानी उसको कॉस्ट राइज करता है, उसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहां पर जब फर्म अपना आउटपुट एक्सपैंड करती है तो उसका एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू द एडवांटेज व्हिच ऑकर टू फर्म व्हेन इट एक्सपैंड्स इट्स आउटपुट। जब भी एक फर्म अपना आउटपुट एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है तो इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। और जब फर्म अपना आउटपुट लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है लेकिन बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, ऑप्टिमम लेवल से के बाद भी, तो उसको डिसएडवांटेज होती है, इसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्वेश्चन है कि फर्म कब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगी, क्या कंडीशन है उसके, अब हम वही पढ़ेंगे। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बराबर होंगे, यानी जितनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल फर्म को है उतनी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी फर्म को है, तो उस वक्त जो होगा उसका एवरेज कॉस्ट एसी, एवरेज कॉस्ट बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। एवरेज कॉस्ट जब भी बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के तब हम कहेंगे इस वक्त फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बराबर है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के। यानी एवरेज कॉस्ट अगर बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के तब फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बराबर होंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के। एवरेज कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट एंड मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एडिशनल कॉस्ट व्हिच अ फर्म बियर्स टू प्रोड्यूस एडिशनल गुड। ठीक है। एवरेज कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है। और अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट MC लेस देन होगा एवरेज कॉस्ट की। जब मार्जिनल कॉस्ट होगा कम एवरेज कॉस्ट से तब फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कम है। मतलब फर्म को अपना आउटपुट जब वो बढ़ाती है तो उसको एडवांटेज मिलती है, उसको फायदा मिलता है, और वो जो फायदा ज्यादा है किसे, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से। मतलब है मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। At that very situation, firm has economies of scale greater than diseconomies of scale। कब? जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगा, मार्जिनल कॉस्ट कम होगा एवरेज कॉस्ट से। यानी फर्म को जब वो अपना आउटपुट एक्सपैंड करती है तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो उसको डिक्रीज हो रहा है, इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस वक्त फर्म को अचीव हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से। कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए लेस देन एवरेज कॉस्ट से। ठीक है। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ये लेस देन है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी फर्म को जब वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जब वो अपना आउटपुट को बढ़ाती है तो उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। यानी ये भी हम कहेंगे उसका एवरेज कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या है, वो यहाँ पे है लेस देन। कहां पे, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर लेस देन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब है डिसइकोनॉमीज ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट भी ज्यादा है। यानी marginal cost greater than average cost because economies of scale are less than diseconomies of scale। इसका मतलब ये भी है diseconomies of scale ज्यादा कब होंगे, जब marginal cost
ज्यादा होगा और एवरेज कॉस्ट कम है। सो दीज आर द कंडीशंस व्हेन द फर्म अचीव्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड व्हेन ही अचीव्स द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर बराबर होंगे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इक्वल टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस देन है एवरेज कॉस्ट से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ग्रेटर देन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ग्रेटर देन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज लेस देन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन average cost. So these are the conditions of when the firm achieves economies of scale, when he achieves the diseconomies of scale. अब जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल के भी दो टाइप्स है, इंटरनल इकोनॉमीज और है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब हम वही पढ़ेंगे। इस पे आप नोट कीजिए ये बातें, कब अचीव होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कब अचीव होगा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब है फर्म स्पेसिफिक, यानी इंटरनल इकोनॉमीज एक फर्म अचीव करती है और एक्सटर्नल एक इंडस्ट्री अचीव करती है। यानी यहां पे मैं लिखूंगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज, दूसरे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, पहला टाइप जो है वो है इंटरनल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज, दूसरा है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। दूसरा जो है टाइप है ये है क्या, ये है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब है फर्म स्पेसिफिक, यानी सेल्फ एफर्ट ऑफ द फर्म टू डिक्रीज द कॉस्ट इज कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमीज। जब एक फर्म आप अच्छा लेबर लगाएगी, अच्छा मशीन यूज करेंगे, तो उसको एक कॉस्ट डिक्रीज जब हो जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ एफर्ट करती है ताकि उसको कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। यानी इंटरनल इकोनॉमीज इज अ फर्म स्पेसिफिक, क्या इट इज फर्म स्पेसिफिक। ये क्या होती है, ये होती है फर्म स्पेसिफिक, फर्म स्पेसिफिक एफर्ट्स टू डिक्रीज कॉस्ट। यानी इंटरनल इकोनॉमीज जो है ये फर्म स्पेसिफिक होते हैं। जब एक फर्म एफर्ट्स करके कॉस्ट को डिक्रीज करती है उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। फॉर एग्जांपल उसके पास एक अच्छी मशीन है, उसके पास अच्छे लेबर्स है, उसके पास अच्छे मैनेजर्स है, तो जब उस फर्म के पास ये सब कुछ होगा तो वो अपने कॉस्ट को डिक्रीज करती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। यानी इंटरनल इकोनॉमीज इज अ फर्म स्पेसिफिक एफर्ट्स टू डिक्रीज कॉस्ट, यानी वो ये सेल्फ एफर्ट्स होते हैं, फर्म स्पेसिफिक एफर्ट्स टू डिक्रीज कॉस्ट, यानी ये सेल्फ एफर्ट्स होते हैं ताकि कॉस्ट को डिक्रीज किया जाए। यानी एक फर्म अपने कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए जो एफर्ट्स करती है उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। फॉर एग्जांपल सुपीरियर टेक्निक यूज करती है, इंक्रीज डिमिनिशन अपना बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल उसके पास मार्केटिंग इकोनॉमीज है, फाइनेंशियल इकोनॉमीज है, ये सब कुछ किसमें आएगा, इंटरनल इकोनॉमीज में, जो हम आगे पढ़ेंगे। यानी जब फर्म अपने कुछ एफर्ट्स करेंगे और उसका कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक है, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है ये क्या है, ये है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। क्या है, ये है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब है अगर यहां पे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म्स होती हैं, फर्म जो अपना एफर्ट लगाती है, अच्छा लेबर लगाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। और एक्सटर्नल का मतलब है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल यहां पे एक इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल यहां पे एक रेलवे स्टेशन बनाया या मेट्रो बनाई, तो इस रेलवे स्टेशन के बनने से, इस मेट्रो के बनने से या मार्केट इसने बनाया, यहाँ पे इजीली अवेलेबल गुड होगा, इन फर्म को या इस इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, तो इस
का फायदा इस सारी इंडस्ट्री को मिलेगा, इस मार्केट का फायदा इस सारी इंडस्ट्री को मिलेगा, इस रेलवे स्टेशन का फायदा सारी इंडस्ट्री को मिलेगा, इस मेट्रो का फायदा सारी इंडस्ट्री को मिलेगा, तो इसको बोलते हैं क्या, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, यानी वो एफर्ट्स जो सारी इंडस्ट्री को जिसे फायदा मिले उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, यानी एक्सटर्नली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल कच्चा रोड था पहले, अब गवर्नमेंट ने इसे पक्का रोड कर दिया, फॉर एग्जांपल इसने मैग्नेमाइज किया रोड, या पावर सप्लाई बेटर की, सोलर सिस्टम लगाया, तो उससे इस सारी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज से इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंटरनल इकोनॉमीज इज अ फर्म स्पेसिफिक, जो फर्म खुद एफर्ट करती है ताकि कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, इंटरनल इकोनॉमीज। इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, फॉर एग्जांपल रोड आने से इनका कॉस्ट कम हो जाएगा, सिर्फ एक फर्म का नहीं, सारी इंडस्ट्री का कॉस्ट कम हो जाएगा, इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हम जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, कौन कौन सा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहला हम बात करेंगे टेक्निकल इकोनॉमीज, टेक्निकल इकोनॉमीज। Technical economies is the internal economies of scale। क्या technical economies is the internal economies scale। टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब है जब फर्म, एक बहुत बड़ी फर्म जब वो अपना आउटपुट को बढ़ाती है तो उससे टेक्निकल इकोनॉमीज अचीव होता है। क्या उसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जब वो बेटर इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल अच्छी टेक्निक को यूज करता है, इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्निक उसे बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्निक, इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्निक, सुपीरियर टेक्निक, यानी जब एक फर्म अपने आउटपुट को एक्सपैंड करती है, जो वो कैपिटल यूज करती है, जो वो मशीनें यूज करती है, वो उससे फायदा देती है क्योंकि उसका कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फर्म स्मॉल स्केल पे आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो उसका कोई फायदा नहीं है कि वो अपने कैपिटल को इंक्रीज करे, अपने सुपीरियर टेक्निक को यूज करे, क्योंकि सुपीरियर टेक्निक यूज करने से उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर फर्म स्मॉल है, अगर वो कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उससे बाय करने के लिए उसे ज्यादा पैसों में से उसे ज्यादा खरीदना होगा उस कैपिटल को, लेकिन उसका आउटपुट कम है। लेकिन अगर फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही है तो उसे फायदा मिलेगा उस टेक्निक को परचेज करने से, क्योंकि उसका आउटपुट ज्यादा है, उसे वो आउटपुट ज्यादा करती है, तो इसके लिए बेटर है कि वो सुपीरियर टेक्निक ही यूज करे ताकि उससे इंटरनल इकोनॉमीज हासिल करे। सो इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्निक इज वन ऑफ द इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी या इसको बोलेंगे टेक्निकल इकोनॉमीज है। टेक्निकल में और एक आएगा, टेक्निकल में हम बात करेंगे और एक तो है इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्निक, दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज्ड डायमेंशंस, सॉरी इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज्ड डायमेंशंस, इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज्ड डायमेंशंस, यानी जब एक फर्म, एक लार्ज स्केल फर्म जब आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो उसको इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज्ड डायमेंशंस हासिल होता है, यानी ही अचीव्स द इंक्रीज्ड डायमेंशंस। इंक्रीज्ड डायमेंशंस का मतलब है अगर वो अपने डायमेंशन को बढ़ाती है तो उसका कॉस्ट सेम तरीके से, सेम लेवल से नहीं बढ़ता है। वो क्या होता है, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर एक फर्म, एक लार्ज स्केल फर्म एक बस को बनाती है, फॉर एग्जाम्पल बस, तो इसे फॉर एग्जाम्पल इस बस को बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही फर्म अपना डायमेंशन इंक्रीज करेगी इस बस का, फॉर एग्जाम्पल वो अब डबल डेकर बस बनाएगी, डबल डेकर, इसका ये मतलब नहीं कि उसको 200 करोड़ लगेंगे अब इस डबल डेकर, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फर्म को इस बस को बनाने के लिए 200 करोड़ लगेंगे, नहीं। इसका मतलब ये है जब एक फर्म डायमेंशन को बढ़ाती है एक लार्ज स्केल तो उसका कॉस्ट सेम लेवल से इंक्रीज नहीं होता 200, इसका कॉस्ट फॉर एग्जांपल 150 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीज डायमेंशन, यानी जब फर्म
एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है तो इससे क्या हासिल होता है, इंक्रीज डायमेंशन, यानी इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन इज टेक्निकल इकोनॉमीज। ये टेक्निकल इकोनॉमीज है, यानी फर्म को टेक्निकल इकोनॉमीज हासिल होता है, यानी सुपीरियर टेक्नोलॉजी का फायदा होता है। यानी जब फर्म एक एफर्ट करती है ताकि मुझे कॉस्ट डिक्रीज हो जाए तो इसे इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन भी हासिल होता है। उसके बाद और एक इकोनॉमीज टेक्निकल इकोनॉमीज है, या हम बोलेंगे टेक्निकल इंटरनल इकोनॉमीज है, इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। सी पार्ट, इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, लिंक्ड प्रोसेस, ठीक है। इट्स अ इंटरनल इकोनॉमीज। इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस का मतलब है अगर एक फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है तो फॉर एग्जांपल उसको वो अपने जो भी उसको उस प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चे उठाने पड़ेंगे या जो भी चीजें जो भी रॉ मटेरियल उसे रॉ मटेरियल वो उस प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो उसको लिंक करता है। फॉर एग्जांपल एक फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को लिंक करती है। फॉर एग्जांपल उसके पास उस फर्म के पास जो फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स, बिल्डोजर्स, फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक ट्रक है जो फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल एक जगह दूसरी जगह से लाती है, वो उसके खुद अपने होंगे, यानी वो अपनी प्रोसेस को लिंक करते हैं, यानी वो अपनी फर्म में डिफरेंट यूनिट्स बनाते हैं। और ये भी हो सकता है अगर ये फर्म लेज बनाती है फॉर एग्जाम्पल एक लार्ज स्केल पे, जो लेज की जो लिफाफे हैं ये वहीं से आते होंगे, यानी उसका एक अलग सा डायमेंशन होगा, अलग सा यूनिट होगा, उस फर्म का एक अलग यूनिट होगा, वो उस फर्म को खुद वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, यानी जो भी उस फर्म को रॉ मटेरियल लगता है उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, ये हो सकता है कि उस फर्म के पास अपना ही रॉ मटेरियल हो, यानी वो रॉ मटेरियल ये लिफाफे, इस लेज के लिफाफे इस उसी फर्म से तैयार होते हैं लेकिन वो अलग सा यूनिट होगा इस फर्म का, ठीक है। ये कब पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है जब फर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है। अगर स्मॉल स्केल फर्म है उसको ये अचीव नहीं होगा इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, यानी वो अपनी प्रोडक्शन को लिंक करता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद एक ये भी एक टेक्निकल इकोनॉमीज है। इसके बाद फॉर एग्जांपल और एक है, ये था टेक्निकल इकोनॉमीज। इसके बाद है फॉर मैनेजरल इकोनॉमीज, मैनेजरल इकोनॉमीज, ठीक है। मैनेजरल इकोनॉमीज का मतलब है अगर फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स का मतलब तो जो उसके पास जो मैनेजर्स होंगे वो टेक्निकली साउंड होंगे, और फॉर एग्जांपल उसके पास फाइनेंशियल मैनेजर होगा, फॉर एग्जांपल उसके पास आउटपुट मैनेजर होगा जो आउटपुट को देख रहा है, फॉर एग्जांपल दूसरा होगा उसके पास जो फाइनेंशियल सिस्टम देख रहा है फर्म का। सो मैनेजरल इकोनॉमिक्स यानी उसके पास जो भी मैनेजर्स होंगे वो टेक्निकली साउंड होंगे, यानी हर एक मैनेजर अपनी काम में महारत रखता है और उसने डिस्ट्रीब्यूट किया इसी तरीके से। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर फाइनेंशियल में एक्सपर्ट है उसको उसने फाइनेंशियल में लगा दिया है, दूसरे मैनेजर को दूसरे काम में, यानी अकॉर्डिंग टू द सिक्ल्स। जब वो ये कब पॉसिबल है, जब फर्म एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है तभी मैनेजरल इकोनॉमीज है। जब हम किसी लार्ज फर्म में जाते हैं वहां पर फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेटर अलग से होगा, फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन को देख रहा होगा वो अलग से होगा, फॉर एग्जांपल जो सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल लेज के लिफाफे बनाता है या लेता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट वो अलग से होगा, यानी हर एक मैनेजर के पास डिफरेंट जो वर्क होगा वो अकॉर्डिंग टू द सिक्ल्स होगा, इसको बोलते हैं मैनेजरल इकोनॉमीज। इसके बाद है मार्केटिंग इकोनॉमीज, तीसरा है मार्केटिंग इकोनॉमीज। यहां पे मैं लिखूंगा मार्केटिंग इकोनॉमीज, मार्केटिंग इकोनॉमीज। मार्केटिंग इकोनॉमीज जो है इट इज रिलेटेड टू द सेल एंड परचेज ऑफ मटेरियल, यानी जब एक फर्म फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म को जब वो किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी रॉ मटेरियल को जब वो परचेज करती है, फॉर एग्जांपल इस फर्म के पास अब इसको ऑनियन खरीदने हैं, फॉर एग्जांपल ये लेस बना रही है, एक फॉर एग्जांपल 1 किलो जो ऑनियन है इसका कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10 है, लेकिन अगर यही फर्म ये बहुत लार्ज स्केल फर्म है तो इसको रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा चाहिए। जब ये फर्म लार्ज स्केल पे आउटपुट यानी रॉ मटेरियल परचेज करती है तो इसको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती है उसको बोलते हैं मार्केटिंग इकोनॉमीज, क्योंकि
अब उसको फॉर एग्जांपल एक किलो यूनियन 10 रुपए पे है, इसका मतलब है अगर वो 100 केजी परचेज करेगा तो फॉर एग्जांपल उसको मिलेगा कितने में, 1000 में से ये। लेकिन जब वो बल्क में प्रोड्यूस करेगी तो उसको मिलेंगे यही फॉर एग्जांपल 800 में। तो इसको एक तरह की इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हुई, उसको बोलते हैं मार्केटिंग इकोनॉमीज। एक लार्ज स्केल फर्म जब वो बल्क में प्रोड्यूस, मतलब उसको रॉ मटेरियल चाहिए क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करती है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है, तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए। तो ये नहीं है कि उसको सेम रेट पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 किलो 10 एट द कॉस्ट ऑफ 10, अगर वो 100 केजी बाय करती है, इसका मतलब है 1000 रुपये पे नहीं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब है जब वो रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो उसको वो कम कॉस्ट पे मिलता है ना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग इकोनॉमीज। इसके बाद है और एक फोर्थ जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज का मतलब है जो फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है, हो सकता है उस फर्म को जो उसने लोन लिया है वो एट द वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिला है, और जो लार्ज स्केल फर्म है वो अपने शेयर्स बेचती है, वो शेयर्स को प्रोड्यूस करती है, तो उसको लोन मिलता है विदाउट इंटरेस्ट रेट। यानी वो अपने शेयर प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, उनको वो परचेज करता है या सेल करता है उन शेयर्स को, तो उसको पैसे आते हैं, तो वो रॉ मटेरियल को इजीली उसको अवेलेबल होते हैं पैसे। यानी फाइनेंशियल इकोनॉमीज उसका मतलब है जो लार्ज स्केल फर्म है वो अपने शेयर्स को प्रोड्यूस करती है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। तो उसको एक तरह की इकोनॉमीज हासिल होगी, ठीक है, एक तरह का डिक्रीजिंग कॉस्ट होगा क्योंकि उसको अब लोन मिला विदाउट पेइंग द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, या विदाउट उसको अब लोन मिला, अब उसको इजीली अवेलेबल उसको अब लोन मिला क्योंकि वो अपने शेयर उसको प्रोड्यूस करती है। ये तभी पॉसिबल है जब फर्म एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती होगी, तभी ये फाइनेंशियल इकोनॉमीज पॉसिबल है। इसके बाद है रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज, रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज का मतलब है जो ये फर्म एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है तो इसके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इस फर्म के। हाँ, अगर कभी कभार किसी फर्म को किसी प्रोडक्ट में नुकसान होगा तो वो दूसरे प्रोडक्ट में उसको क्या करती है, वो उसको दूसरे प्रोडक्ट में उसको वो कंपनसेट करती है, इसको बोलते हैं रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। यानी रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज का मतलब है जब एक फर्म लार्ज स्केल फर्म होती है तो वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, खाइबर एक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री, पहले वो सीमेंट प्रोड्यूस करती थी, बाद में उसने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की, उसने फॉर एग्जांपल बटर भी बना लिया, उसने फॉर एग्जांपल कर्ड भी बना लिया, उसने मिल्क भी बना लिया। हाँ, अगर कभी उसको किसी प्रोडक्ट में नुकसान होगा किसी एक प्रोडक्ट में तो वो दूसरे में उसको गेन कर लेगी, इसी को बोल देंगे रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। उसके बाद है और एक पांचवा है लास्ट वन, लेबर इकोनॉमीज। क्या है लेबर इकोनॉमीज? लेबर इकोनॉमीज, लेबर इकोनॉमीज का मतलब है उस अपने ये इंडस्ट्री जो एक फर्म या जो एक फर्म अपना लार्ज स्केल पे आउटपुट प्रोड्यूस करती है, वो क्या करती है, वो अपने लेबर्स को अकॉर्डिंग टू स्किल लगाते हैं, जो जिसके बाद जो स्किल है उसको उस काम में वो लगाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म वो मतलब कार्स बनाता है, वो टायर में जो एक्सपर्ट है उसको उसमें लगाता है। फॉर एग्जांपल जो हैंडल बनाने में या हैंडल फिक्स करने में उसको वहां लगाते हैं, जो कलर करने में एक्सपर्ट है उसको वहां लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स। सो दीज आर द इंटरनल इकोनॉमीज। यानी टेक्निकल इकोनॉमीज एक तरह की एक इंटरनल इकोनॉमीज है, इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस दूसरा है, मैनेजरियल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, मार्केटिंग इकोनॉमीज, रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज, लेबर इकोनॉमीज, दीज आर ऑल द इंटरनल इकोनॉमीज। ये सब क्या है? इंटरनल इकोनॉमी। ये सेल्फ एफर्ट ऑफ द फर्म है टू डिक्रीज द कॉस्ट, यानी जब वो अच्छी टेक्निक यूज करता है ताकि उसके कॉस्ट कम हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब फर्म एक लार्ज फर्म है। अगर फर्म अपनी डायमेंशन को इंक्रीज करती है तो ये क्यों करती है डायमेंशन को इंक्रीज? ताकि उसके कॉस्ट डिक्रीज हो। अब इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, फॉर एग्जांपल उसको रॉ मटेरियल का अलग सा यूनिट अपनी ही फर्म में वो बनाती है, उसको बोलते हैं लिंक्ड प्रोसेस। मैनेजर इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, वो अपने डिफरेंट मैनेजर्स, फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर अलग से लगाता है, डिफरेंट
लेबर्स वो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिक्लस। मार्केटिंग इकोनॉमीज का मतलब है जब वो अपने मटेरियल, रॉ मटेरियल को बाई करती है एक बल्क में, तो उसका कॉस्ट एक तरह का डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल इकोनॉमीज अपने शेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में वो शेयर प्रोड्यूस करते हैं उस फर्म के, तो उसको एक तरह का लोन मिलता है या एक तरह का उसका जो मनी है वो इजीली अवेलेबल होता है। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट यूज करता है, तभी पॉसिबल है जब फर्म लार्ज हो। लेबर इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू द सिक्लस, ठीक है। दीज आर ऑल द इंटरनल इकोनॉमीज। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज की। एक्सटर्नल इकोनॉमीज मैंने बोला ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। मैंने आपको बोला अगर एक तरह के फर्म, यहाँ पे एक इंडस्ट्री अवेलेबल है और गवर्नमेंट ने रोड्स बनाया, पावर या फॉर एग्जाम्पल सोलर प्लांट वहां पे बनाया, तो उसका फायदा एक इंडस्ट्री को नहीं, एक फर्म को नहीं, सारी इंडस्ट्री को मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इसमें पहला आएगा इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है, देखो अगर यहाँ पे एक फर्म है, यहाँ पे एक फर्म है, हो अगर ये फर्म यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये मतलब डिफरेंट लोकेशन पे है। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है अगर फर्म, फॉर एग्जांपल ये सारे फर्म्स एक जगह होंगे, तो यहाँ पे अगर रोड मिलेगा सबको फायदा मिलेगा, ये कोई कंसंट्रेट में हो जाएंगे, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। इसका जब ये एक ही जगह हो गई तो उसका ये होगा कि इजी लेबर जो होगा वो इजीली अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल होगा, स्टोरेज फैसिलिटी सबके अगर वहां पे होगी तो सबको फायदा मिलेगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। जो फर्म्स या इंडस्ट्री डिफरेंट लोकेशन पे अगर होंगे अब उसका उतना फायदा नहीं होगा, या अगर एक इंडस्ट्री एक ही जगह होंगी, यानी सारी इंडस्ट्री या सारी फर्म्स एक ही जगह होंगी, तो उसका ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वहां पे लेबर इजीली अवेलेबल होता है, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। एंड इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन इज द एक्सटर्नल इकोनॉमीज। यानी फॉरम अगर एक ही एरिया में सारी इंडस्ट्री होंगे तो उसे एज कंपेयर टू फर्म्स डिफरेंट लोकेशन में होंगे, उसे ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन दूसरा है, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये और एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज है। इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन और एक इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन दूसरा है। इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब है जब एक ही फर्म या एक ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एक ही जगह जब वो लोकेट होंगे तो एक तरह का इंटीग्रेशन पैदा होगा इनमें, और उससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा, यानी जो एक फर्म प्रोडक्ट यूज करती है या नया प्रोडक्ट बढ़ाती है तो दूसरे फर्म उस इंफॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज एक मोबाइल आता है, कल दूसरा मोबाइल आता है, वही फीचर उस मोबाइल में भी होते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी अगर फर्म्स एक ही जगह होंगे, एक ही कंसंट्रेशन में होंगे, तो इंफॉर्मेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन या इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन का ज्यादा फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि एक फर्म ने एक प्रोडक्ट बनाया या एक इंडस्ट्री ने एक प्रोडक्ट बनाया, दूसरी ने उसी तरह वही प्रोडक्ट बनाया बाय गेनिंग द some sort of information from that very product. So these are called the external economies. External का मतलब है जो है industry specific, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। So this is all about the economies of scale, यानी internal economies and external economies. अब हम बात करेंगे diseconomies of scale के बारे में। diseconomies of scale का मतलब है जब एक फर्म अपना आउटपुट को ज्यादा बढ़ाती है बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल, तो उसको जो डिसएडवांटेज हासिल होती है उसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हिच ऑकर टू द फर्म ड्यू टू द एक्सपेंड ऑफ इट्स आउटपुट बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा अगर वो अपने आउटपुट को बढ़ाती है उसको एक डिसएडवांटेज हासिल होती है, उसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज, दूसरा है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल डिसइकोनॉमीज
दूसरा है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, यानी सेम वे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसी तरह से इंटरनल डिसइकोनॉमीज भी है। यानी इंटरनल डिसइकोनॉमीज कुछ नहीं है, यानी ये वो फोर्स है। इंटरनल इकोनॉमीज का क्या मैंने बोला, जिसे फर्म अपना कॉस्ट डिक्रीज करती है, लेकिन इंटरनल डिसइकोनॉमीज का मतलब है अपना आउटपुट जब वो बढ़ाती है, एक्सपैंड करती है, तो उसका प्राइस कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल डिसइकोनॉमीज। यानी उसको क्या होगा फिर, टेक्निकल डिसइकोनॉमीज, जो मैंने आपको पहले ही बोला। टेक्निकल डिसइकोनॉमीज यानी जो वो नया कैपिटल यूज कर रहा है, तो उसका फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके यूज करने से उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो टेक्निकल डिसइकोनॉमीज। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज, उसको फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज यानी उसके पास कोई शेयर ही नहीं होता है ताकि वो इजीली अपने फर्म के लिए ये फंड अवेलेबल करे, क्योंकि ये फर्म अपना आउटपुट बढ़ाती है तो उसको क्या होता है, डिसइकोनॉमीज होती है। तो उसके पास फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज होगी, उसके बाद रिस्क बेयरिंग डिसइकोनॉमीज होंगे, रिस्क बेयरिंग डिसइकोनॉमीज का मतलब है जो उसके आउटपुट प्रोड्यूस करने के डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स है, वो उनमें अगर उसको किसी प्रोडक्ट में घाटा होगा तो वो उस घाटे को किसी तरह अचीव नहीं करेगा दूसरे प्रोडक्ट में, इसको बोलते हैं रिस्क बेयरिंग डिसइकोनॉमीज। इसके बाद है मैनेजरल डिसइकोनॉमीज। यानी जो उसने मैनेजर्स लगाए होंगे वो उस काम के लिए एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो उसको इसीलिए उसको जब वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, आउटपुट को एक्सपैंड करती है, तो उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज का क्या मतलब है, पोल्यूशन, यानी जब वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उसके पास वो मेथड्स नहीं है कि वो पोल्यूशन को मिनिमाइज करे, वो पोल्यूशन को बढ़ा और इंक्रीज करती है अपने आउटपुट बढ़ाने से। तो उस पर क्या होती है, यानी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको मतलब कॉस्ट एक तरह का बियर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ scale. Hope so you have understand the topic very well. Thank you so much.